गुड मॉर्निंग, वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में हिंदी का सेकंड चैप्टर भाग्य और पुरुषार्थ, जिसके रचयिता हैं या जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो सबसे पहले हम लोग जैनेंद्र कुमार जी के विषय में जान लेते हैं। प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म वर्ष 1905 में जिला अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान पर हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक विचारक थे, उपन्यासकार थे, कथाकार और निबंधकार थे। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ एक यूपी में ज़िला है, उसी में एक जगह है कौड़ियागंज, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। जैनेंद्र जी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। माता और मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। तो इनके जो पिता थे वो जब जैनेंद्र कुमार जी 2 वर्ष के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पिता की। तो उनका जो पालन पोषण था वो उनकी माता ने और उनके मामा ने किया, और उनको जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जैन गुरुकुल होता था, उसी में हस्तिनापुर में जो है उसी में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ, मतलब कि इनका नाम भी इसी संस्था में रखा गया। आरंभ में इनका नाम आनंदी लाल था, किंतु जब जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम लिखवाया गया तब इनका नाम जैनेंद्र कुमार रख दिया गया। पहले इनका नाम आनंदी लाल था, लेकिन जब इनका एडमिशन गुरुकुल में हुआ, जैन गुरुकुल में, तो इनका नाम जैनेंद्र कुमार रख दिया गया। 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। वर्ष 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, और जो हायर स्टडीज़ थी इनकी वो हुई काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि बनारस में है, वाराणसी में। वर्ष 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था, उसमें इन्होंने भाग लिया। वर्ष 1921 से वर्ष 1923 के बीच जैनेंद्र जी ने अपनी माता जी की सहायता से व्यापार किया, और 2 वर्ष इन्होंने क्या किया, अपनी माता की सहायता से एक बिजनेस किया, व्यापार किया, जिससे इन्हें सफलता भी मिली, और इस बिज़नेस से इनको सफलता भी मिली। वर्ष 1923 में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनैतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। और 1923 में ये चले गए नागपुर, और वहाँ पर इन्होंने जो भी राजनैतिक पत्र होते थे, पॉलिटिकल पेपर्स होते थे, उसमें इन्होंने संवाददाता के रूप में कार्य किया। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ा गया, और 1923 में ही इनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के बाद में इनको जेल से छोड़ दिया गया। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से स्वयं को अलग कर लिया और जीवोपार्जन के लिए कलकत्ता चले गए। और जब ये जेल के बाद आए तो ये दिल्ली लौटे और वहाँ पर इन्होंने जो व्यापार ये करते थे उससे उन्होंने अपने को अलग कर लिया, और जो जीवन के खर्चे के लिए वो कहाँ चले गए, कोलकाता चले गए। वहाँ से इन्हें निराश लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया, और कोलकाता से भी इनको कोई सफलता नहीं मिली, तो ये बाद में वापस आए और वहाँ से फिर उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। इनकी पहली कहानी वर्ष 1928 में इनकी जो पहली कहानी थी वो वर्ष 1928 में आई थी,
लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम था खेल। खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। जो इनकी जो पहली कहानी थी उसका नाम था खेल, और वो प्रकाशित हुई सबसे पहले एक पत्रिका थी विशाल भारत, उसमें प्रकाशित हुई। वर्ष 1929 में इनका पहला उपन्यास था इनका 1929 में, जो कि था परख, और वो भी प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। और इनको इसके लिए, इस उपन्यास के लिए एक पुरस्कार भी हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से मिला। 24 दिसंबर 1988 को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। और 24 दिसंबर 1988 को जो जैनेन्द्र कुमार जी थे वो उनका निधन हो गया। अब हम आते हैं इनकी साहित्यिक सेवाएं जो इन्होंने की हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की साहित्यिक सेवा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। मतलब कि इनका जो साहित्यिक सेवाओं का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मौलिक कथाकार के रूप में ये जितने अधिक निखरे हैं, उतने ही निबंधकार और विचारक के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। जितना कि ये एक कहानीकार थे, उतने ही अच्छे ये एक निबंधकार भी थे और एक विचारक भी थे। और इन सबका जो भी इनकी प्रतिभा थी वो इनकी कृतियों से हमको देखने को मिलती है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का विवरण इस प्रकार है। उपन्यासकार के रूप में जैनेन्द्र जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की है। वे हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। तो उपन्यास के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और इस हिंदी उपन्यास के इतिहास में इनकी जो मनोविश्लेषणात्मक परंपरा थी उसके प्रवर्तक इनको माना जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कहानीकार के रूप में। कहानीकार के रूप में ये किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। एक कहानीकार के रूप में श्री जैनेन्द्र जी की उपलब्धियां महान हैं। हिंदी कहानी जगत में इनके द्वारा एक नवीन युग की स्थापना हुई। थर्ड पॉइंट है निबंधकार के रूप में। जैनेन्द्र जी ने निबंधकार के रूप में भी हिंदी साहित्य की महती सेवा की है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा निबंध लिखे हैं और हिंदी साहित्य में अपना योगदान अपने निबंधों से दिया है। इनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन निबंध संग्रहों के माध्यम से जैनेन्द्र जी एक गंभीर चिंतक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उनके निबंधों के विषय में साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति तथा दर्शन आदि से संबंधित हैं। तो इनके जो निबंध हैं वो जो उनका निबंध का शीर्षक होता है या निबंध का जो उद्देश्य है वो है साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति और दर्शन। अब चौथा पॉइंट है अनुवादक के रूप में। अनुवादक के रूप में मौलिक साहित्य सृजन के साथ साथ जैनेन्द्र जी ने अनुवाद का कार्य भी किया। मतलब कि जैनेन्द्र जी ने बहुत सारे साहित्य की रचना की, साहित्य में योगदान दिया अपनी रचनाओं से, और इसके साथ साथ उन्होंने एक अनुवादक के रूप में भी कार्य किया, और उन्होंने कई जितनी रचनाएं थी उनका अनुवाद भी किया। व्यक्ति के रूप में वे महान थे और साहित्य साधक के रूप में और भी अधिक महान थे। अब हम आते हैं इनकी कृतियों पर, जो कि इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या थीं। जैनेन्द्र जी मुख्य रूप से कथाकार हैं, किंतु इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी यश अर्जित किया है। जैनेन्द्र जी जो हैं वो मुख्य रूप से कथाकार हैं और इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्रों में इन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया है वो विचार, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुपम है। तो जो इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, निबंध लिखी, उन सब में जो इन्होंने भाषा और शैली का प्रयोग किया है वो बहुत ही ज़्यादा अनुपम है।
इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है उपन्यास। उपन्यास में मुख्यतः जो इनके उपन्यास हैं वो हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। इनका कहानी संकलन है फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब। इनके निबंध संग्रह हैं जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। संस्मरण हैं इनके ये और वे। और जो इन्होंने अनुवाद लिखे हैं वो हैं मंदाकिनी, एक नाटक है उसका अनुवाद इन्होंने किया है। दूसरा नाटक है पाप और प्रकाश, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। और तीसरा नाटक है तीसरी कहानी है प्रेम में भगवान, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। अब हम आते हैं इनकी भाषा शैली पर। जैनेंद्र जी की भाषा सरल, स्वाभाविक और सीधी सादी है, जो विषय के अनुरूप स्वयं बदलती रहती है। तो जो जैनेंद्र जी की भाषा है वो एकदम सिंपल है और सीधी सादी है, और जो विषय होता है उसके हिसाब से वो बदलती भी जाती है। इनके विचार जिस प्रकार जैसा स्वरूप धारण करते हैं, इनकी भाषा भी उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती है। जैसे कि इनके विचार होते हैं उसी के हिसाब से इनकी भाषा भी परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि गंभीर स्थलों पर इनकी भाषा गंभीर हो गई है, और इसी वजह से जो गंभीर स्थल हैं वहाँ पर इनकी भाषा गंभीर हो गई है। तो इसका मतलब है कि जैसा विषय होता है उसी के हिसाब से इनकी भाषा परिवर्तित हो जाती है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं हुआ है, किंतु उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। इनकी भाषा में जो संस्कृत के शब्द हैं उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो भी भाषाएं हैं उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, इन सब का प्रयोग हुआ है अधिक मात्रा में। इन्होंने मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग यथास्थान किया है, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर इन्होंने मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। इनके निबंधों में विचारात्मक तथा वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं, और जो इनकी शैली है वो है विचारात्मक और वर्णनात्मक। साथ ही इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। अब हम आते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है। श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेंद्र कुमार अपनी चिंतनशील विचारधारा तथा आध्यात्मिक एवं सामाजिक विश्लेषणों पर आधारित रचनाओं के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो जो जैनेंद्र जी हैं वो एक महान उपन्यासकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में और निबंधकार के रूप में, और समाज की जो भी विषय थे उन पर उन्होंने अच्छा विश्लेषण भी किया है, जिससे उनको हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी के युग प्रवर्तक, मौलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में ये एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी का स्थान जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही विशिष्ट और प्रतिष्ठित है, और इनका जो लेसन है भाग और पुरुषार्थ, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक का मानना है कि भाग्य जो है वो ईश्वर से अलग नहीं होता है। जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है उसी प्रकार भाग्य भी शाश्वत है। अगर भाग्य तो विधाता का दूसरा नाम है, और विधाता की कृपा को ही पहचानना क्या होता है, भाग्योदय होता है। उसी से हमारे भाग्य का विकास होता है, और हमको हमेशा जो है वो व्यर्थ प्रयास नहीं करने चाहिए,
क्योंकि व्यर्थ प्रयास जो लोग करते हैं वो हमेशा निष्फल हो जाते हैं और फिर वो अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेखक का मानना है कि पुरुषार्थ वो होता है जो पशु चेष्टा से भिन्न एवं श्रेष्ठ होता है। पुरुषार्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं होता, बल्कि वो क्रिया न ही वो क्रिया और वेग होता है। पुरुष का भाग देवताओं को भी नहीं पता होता है, क्योंकि पुरुष का जो भाग होता है वो उसके पुरुषार्थ यानी कि उसकी मेहनत पर निर्धारित होता है। लेखक का मानना है कि पुरुष अपने भाग्य से तभी जुड़ता है जब वो अपने अहम को त्याग देता है, मतलब कि जब वो अपने अहंकार को त्याग देता है। लेखक का मानना है कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति पूर्ण रूप से अर्पित होकर पुरुषार्थ करता है तो उसका पुरुषार्थ फल प्राप्ति की इच्छा से रहित हो जाता है और वो दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली एवं बंधन विहीन होता जाता है। लेखक का ये भी मानना है कि केवल पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करने का आशय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त जो भी संपूर्ण सृष्टि है उसको हम लोग नकार रहे हैं। मनुष्य का जो अस्तित्व है वो इस सृष्टि में बहुत ही ज़्यादा विशेष है और यही सब हमको इस लेसन में पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। और अब हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को, और अच्छे से जानेंगे कि लेखक का क्या कहना है। तो टिल देन गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।